नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। राजस्थान के तोख से बड़ी राजनीति प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार लगातार मां बहनों के हित में काम कर रही है। वही उन्होंने विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। और नितिन नवीन के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है और पक्ष विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। तो हमारे संस्कार हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के नारे से काम करते हैं। पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भूमिका में हम काम करते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं और राष्ट्र के लिए हम मरना भी और समर्पण भाव से काम करना अपने आप को मानते हैं। मित्रों, आज जब हम एक और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर देश में ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो लगातार इस देश को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश भर में मां बहनों को सुरक्षा देने का काम, सम्मान देने का काम, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे ही समय में कि वही विपक्ष अपनी मां को सम्मान और सुरक्षा तो नहीं दे सका, लेकिन जब हम उन्हें मां और को सम्मान और सुरक्षा दिया, अब उनके हिस्सेदारी की बारी थी। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हम महिलाओं के उनके हिस्सेदारी को, उनके हक को बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उसको भी रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस के साथियों ने किया है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो भी कांग्रेस के यहां नेता होंगे, कांग्रेस के जो सांसद होंगे, उनसे जाके पूछिएगा मेरी माता बहनों का आपने हक क्यों छीना है। मित्रों, क्योंकि उनको जवाब देना होगा, क्योंकि उन्होंने अगर हमारी मां बहनों का हक छीना है तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नरेंद्र मोदी जी जब जब कोई बात का संकल्प करते हैं तो उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही महिलाओं का उस अधिकार को दिलाएगा और नारी वंदन अधिनियम निश्चित रूप से समय आने पर हम पूरा करेंगे। दिल्ली से बड़े आर्थिक और व्यापार से जुड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने हाल में के वर्षों में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार समझौते किए हैं, खासकर विकसित देशों के साथ। उन्होंने बताया है कि पिछले 3.5 वर्षों में भारत ने 9 बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इन समझौतों में आर्थिक विकसित देश शामिल है, जिससे भारतीय व्यापार को वैश्विक बाजार के बड़े हिस्से तक पहुंच मिली है। उनके अनुसार इससे भारत को वैश्विक व्यापार और वैश्विक जीडीपी के लगभग 2/3 हिस्से में बेहतर एक्सेस प्राप्त हुआ है। और सरकार का दावा है कि इन समझौतों से भारत के निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती मिली है। Continents, thanks to the many free trade agreements that we have concluded, particularly with the developed world. In fact, in the last 3.5 years alone, we have concluded 9 free trade agreements, each one of them very comprehensive in nature, covering 38 developed nations, 38 prosperous nations, and in the aggregate, giving preferential access from India to businesses for about 2/3 of global trade or 2/3 of global GDP. All of this, friends, coupled with the structural reforms that we have focused on, some of which were mentioned in the presentation, the fact that we are making businesses easier to set up, easier to work in India, working towards reducing the compliance burden, decriminalizing several obsolete laws,
ensuring simplicity in operations, ensuring a business climate that is trusting, that encourages investment, and also making sure that as a nation we provide an environment that is business friendly, that is very inviting, and that can help you both grow and पटना बिहार से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि टीएमसी ने केवल माटी और मानुष के नारे के साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ धोखा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा नहीं हुई और केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया है कि राज्य की नीतियों के चलते कुछ संवेदनशील मुद्दों को लेकर स्थिति प्रभावित हुई है और उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल कर गर्मा गया है और फिलहाल इस बयान पर टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और लेकिन राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है। टीएमसी ने मानुष और माटी के साथ केवल धोखा नहीं दिया है, उन्होंने पूरे देश को भी धोखा में रखा। जो वहां कभी उन्होंने गरीबी पर नहीं बात की, कितने गरीब को मिटाया, गरीबी को ऊपर ले गया, कितने नौजवान को नौकरी दी, कितने किसानों की आमदनी बढ़ी, और कितना इंडस्ट्री छोड़ के भाग गया, ये भी उनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। ना वो गरीबी पर बात की, ना बेरोजगारी पर बात की, ना औद्योगिकरण पे बात की, ना सड़क पे बात की, वो केवल मुसलमान वोट को बढ़ाने की बात की और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछा करके मुस्लिम वोटों को लाने का काम किया। दिल्ली से राजनीतिक हलचल की बड़ी खबर सामने आई है। बसपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तकनीकी रूप से राज्यसभा में 2/3 सांसदों के अलग होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसकी जानकारी लिखित रूप में सभापति को दी गई है। और सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी में यह पहली बार नहीं हो रहा है और लगातार लोग पार्टी से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसका मुख्य कारण पार्टी का आंतरिक समस्या है और इसके साथ ही उन्होंने समाज कार्यकर्ता अन्ना हजारे का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने भी पहले इस पार्टी के खिलाफ अपनी बात रखी थी। बसपा संसद के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मामले पर विभिन्न प्रक्रियाएं सामने आने की संभावना है। राजनीतिक दृष्टि से पूछें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी में। जब से इनकी स्थापना हुई है उस जमाने से आप देखिए तो किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, वहां से लेकर वो टूटते टूटते आज राघव चड्ढा, मित्तल साहब, पाठक जी, साहनी जी सब अलग होते चले जा रहे हैं। उसका मूल कारण आम आदमी पार्टी की आंतरिक समस्या है और तो और उनके संस्थापक प्रेरणा पुरुष अन्ना हजारे भी उनके खिलाफ लिख के दे चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस रेत की नदी में नाव को खेने की कोशिश की थी, तो आज की आम आदमी पार्टी की स्थिति पर मुझे सिर्फ वह पंक्ति याद आती है जो पुराना गीत था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। तो उसमें पंक्ति है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी बिछड़े सभी बारी बारी। तो आज आम आदमी पार्टी अपने ही कर्मों के अनुसार अपने ही भार तले टूट रही है। कोलकाता पश्चिम बंगाल से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है।
स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अहम बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अर्धसैनिक बलों और भारत निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए मतदाताओं की सुरक्षा का सराहनीय कार्य किया। और उन्होंने कहा है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी का फोकस बंगाल के विकास पर रहा है। वही तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने माहौल को भटकाने के लिए झलमुड़ी जैसे मुद्दों को उछाला। और स्मृति ईरानी ने कहा है कि इससे यहाँ साफ हो गया है कि टीएमसी बंगाल के विकास को लेकर कितनी गंभीर है और जनता के सब समझ रही है। और पश्चिम बंगाल में चुनावी बयानबाजी तेज होती जा रही है और सभी दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रथम फेज के बाद गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य रहा राष्ट्र के सम्मुख और पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता से और पूरे तंत्र व्यवस्था को सुनिश्चित कर जनता और विशेषतः वोटर के संरक्षण का जो काम किया है वो अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा ये मानना है कि इस पूरे कैंपेन में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथवा हमारा नेतृत्व बार बार पश्चिम बंगाल के उन्नयन, उसके विकास के संदर्भ में परिचर्चा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से वातावरण को धूमिल करने के लिए पश्चिम बंगाल में अर्थव्यवस्था की क्या चुनौतियां हैं, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की क्या चुनौतियां हैं, इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोला है तो झालमुड़ी पर खोला है। तो वो पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर कितने सीरियस हैं इसका प्रमाण जनता को स्वयं तृणमूल का नेतृत्व दे रहा है। बात झालमुड़ी की आ गई है तो झालमुड़ी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब झालमुड़ी खाया तो यहाँ भी झाल तीखापन आ गया राजनीति में कहीं ना कहीं। टीएमसी के बातों से ऐसा लगा। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिखावा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। माछ भात पर बात आया तो क्या बंगाल को हम माछ भात, झालमुड़ी इसी से डिस्क्राइब करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने जब जब जनता के सम्मुख इस इलेक्शन कैंपेन में अपने वक्तव्यों को रखा, विशेषतः 5-6 प्रमुख मुद्दों पर सबका ध्यान आकृष्ट किया। 2014 से लेकर 2026 तक, चाहे वो टैक्स डेवल्यूशन हो, चाहे ग्रांट्स इन एड हो, चाहे 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन हो, कुल मिलाकर लगभग 10,60,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित किया गया। आज जनता के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इस विषय को उठाते हैं तो जनता की ओर से प्रश्न आता है कि अगर इतना पैसा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उपलब्ध कराया गया था तो वो धरातल तक क्यों नहीं पहुंचा। आज जनता के मध्य में ये सवाल उठता है कि चाहे वो अम्फान का पैसा हो जो विक्टिम्स के पास जाने की बजाय तृणमूल के गुंडों ने लिया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जिसमें तृणमूल के नेताओं ने न सिर्फ कटमनी लिया बल्कि जो गरीब उस योजना से लाभ उठा सकते थे उनको ना ये योजना देकर तृणमूल के समर्थकों को, तृणमूल के नेताओं को इल्लीगली वो दिया गया। ये जनता के मुद्दे हैं। मनरेगा में भी 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स का बनना और तृणमूल के गुंडों का उस पैसे को डिविएट करना, ये भी जनता के बीच में मुद्दे हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद ही राष्ट्र का कोई भूभाग हुआ हो हाल फिलहाल में जहां पर जजेस को हॉस्टेज बनाया गया हो, जैसे मालदा में हुआ था। तो जनता के जब ये मुद्दे हम लोग भी जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं तृणमूल के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो झालमुड़ी पॉलिटिक्स कर। पटना बिहार से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक और फिर बड़ा बयान सामने आया है। बसपा नेता राम कृपाल यादव ने चुनावी माहौल को लेकर दावा किया है कि राज्य में बदलाव तय है और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए मन बना लिया है और यही वजह है कि पहले चरण में भारी मतदान देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का जाना तय है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और राम कृपाल यादव का यह बयान ऐसे समय आया जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर है और चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है।
बंगाल में और टीएमसी पर वहाँ पर जिस तरीके से लोग गुस्सा और दीदी पर क्या भरोसा आपको लग रहा है कि वह बंगाल चुनाव में होंगे? नहीं, एक्चुअली टीएमसी किसकी पार्टी है? दीदी की पार्टी है। तो टीएमसी पर ही भरोसा नहीं तो दीदी पर भरोसा कौन करेगा? बदलाव तय है, वहां पर लोगों ने मन बना लिया है बदलाव के लिए और इसीलिए इतना हाई परसेंटेज वोट हुआ है। मैं समझता हूं कि उनका जाना तय है। दीदी का सरकार वहां नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ममता बनर्जी ने वहाँ कहा है कि क्या बीजेपी तय करेगी कि बंगाल कैसा है, कैसा होना चाहिए? उन्होंने पहले दिल्ली और पहलगाम को ठीक करना चाहिए। जब पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया था तो केंद्र सरकार अतिरिक्त सेना क्यों नहीं भेजी वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन हमेशा करती रही है और जहां तक पहलगाम की घटना है, उस घटना को बहुत ही ढंग से सरकार ने लिया है, उसके परिणाम भुगतने पड़े हैं जो दुश्मन लोग हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मैं समझता हूं कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी लड़ाई है वहां पर और इस बार लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया है। दीदी इसलिए बौखलाहट में है कि हम टीएमसी को भगाएंगे और भाजपा को लाएंगे। वहाँ पर दल बदल करके यहाँ से 7 सांसद चले गए, उनको आयोग घोषित करने की मांग कर रहे हैं। प्रक्रियाएं हैं और प्रक्रिया के अनुसार वो टूट हुआ है और इन सब चीज़ों को जो हमारे जो चाहे स्पीकर साहब हों या माननीय चेयरमैन साहब हो, वो इसको देखेंगे। उन्हीं के हाथ में निर्णय है और निश्चित तौर पर निर्णय आएगा तो सबको मान्य होगा। मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर और संसदीय खबर सामने आई है। बसपा सांसद अपराजिता सारंगी ने संसद में पेश किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए गए थे। इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा हुआ, जिसके बाद संयुक्त संसदीय समिति जीपीसी के गठन का निर्णय लिया गया और अपराजिता सारंगी के अनुसार यह समिति इन विधायकों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेगी और सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करेगी। उन्होंने कहा है कि ये विधायक लोकतंत्र को और अधिक स्वच्छ और सशक्त जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन विधायकों के संविधान 130वां संशोधन, विधायक 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन, विधायक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधायक 2025 शामिल है और संसद ने आगे बताया है कि प्रस्तावित संशोधनों में संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 में बदलाव की बात कही गई है। उन्होंने यहाँ भी उल्लेख किया गया है कि यदि जनप्रतिनिधि चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो 30 दिनों तक हिरासत में रहता है और तो 31वें दिन उससे अपने पद से स्वतः हटना होगा। फिलहाल इन विधेयकों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है और सभी की नजरें संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर टिकी है। किन अमेंडमेंट में किन सेक्शन में अमेंडमेंट है वो दिखाने वाली है? 20 अगस्त 2025 आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में 3 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए थे और उसके पश्चात लोकसभा के अंदर जो बातचीत हुई, विपक्ष की तरफ से जो हंगामा हुआ, ऐसा निर्णय लिया गया कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति के द्वारा ये तीनों विधेयकों के विभिन्न पक्षों पर चर्चाएं होंगी और जितने भी भागीदार हैं, जैसे हम अंग्रेजी में स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनके साथ परामर्श किया जाएगा। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस होंगे और जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूँ कि ये जो विधेयक हैं ये लोकतंत्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में, सशक्त बनाने की दिशा में और उत्तरदायी बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण पदक्षेप हैं। शासन और उसकी सारी संस्थाओं की गरिमा को हमें बरकरार करना है
और इसी वजह से इन तीनों विधेयकों को लेकर सरकार लोकसभा में आई है। पहला विधेयक द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा विधेयक द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा विधेयक द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। और जहां तक संविधान के संशोधन का सवाल है तो 3 अनुच्छेदों का, आर्टिकल्स का 75, 164 और 239 AA, इन तीनों अनुच्छेदों में संशोधन लाए जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि इन विधेयकों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी उच्च पद पर आसीन प्रतिनिधि हैं, जैसे हम मंत्री हुए, जैसे मुख्यमंत्री हुए, जैसे प्रधानमंत्री हुए, सब उत्तरदायी हो, लोगों के प्रति उत्तरदायी हो और राजनीति में अपराधीकरण का नाश हो। तो मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि संक्षेप में अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा न्यायाधीश के समक्ष लिखे गए पत्र की वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उनका आरोप है कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में जिस तरह की टिप्पणी न्यायाधीश पर की गई है वह लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठोस पहुंचाती है और इससे स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले समय में इस पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र आज माननीय न्यायाधीश के सम्मुख लिखने का एक घृणित प्रयास किया है, उसकी हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में हमने देखा कि शराब घोटाले मामले में उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां माननीय न्यायालय पे, माननीय न्यायाधीश पे की हैं, ये इस लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने उच्च न्यायालय में अपील की थी, अपील अस्वीकार कर दी गई, तो आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन अब आप राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको समझना होगा कि आप दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और तीनों बार आपने संविधान की शपथ ली है। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वो संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। आप संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा। और अरविंद केजरीवाल, आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, आपको सजा मिलनी है। और फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक जुड़े रहिए हम भारत के साथ।